Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed. You are most welcome my dear students. It's class 8 subject SST and today we are going to discuss about the Rowlatt Act of 1919. बच्चों आज हम बात करेंगे Rowlatt Act of 1919 की। बच्चों इससे पहले आपने देखा कि किस तरह महात्मा गांधी की जो एंट्री हुई वो इंडियन नेशनल स्ट्रगल के अंदर हुई जब हिंदुस्तान स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए। तो महात्मा गांधी के आने से बच्चों हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई बच्चों 1914 से लेके 1918 तक, खासकर ये चली बच्चों यूरोप के मुल्कों में। यूरोप के मुल्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ममालिक थे वो किस में इन्वॉल्व थे, वो वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे। और ब्रिटिश जिसका राज हिंदुस्तान पे था, जिसकी जो हुकूमत हिंदुस्तान पे भी थी, वो भी जंग में इन्वॉल्व था। अब ब्रिटिश वालों को ये लगा कि जंग के एक तो हमारा मुल्क जंग में फंसा हुआ है, हमें यहाँ से उनकी सपोर्ट करनी है। अगर इस दौरान यहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, यहाँ के लोग स्ट्राइक पर उतर गए, तो हमारे लिए संभालना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में थी उसने क्या किया, हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए, उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट पास किया जिसको कहा गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। क्या बच्चों कहा गया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। बच्चों ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। इसका मकसद ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश चाहते थे कि कोई भी यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बिल्कुल ना हो। इस चीज़ को कंटेन करने के लिए ब्रिटिश वालों ने पहले से ही एक कानून पास किया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। क्योंकि ब्रिटिश वालों को पता था कि अगर वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ के हालात बिगड़ गए, यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उन्होंने स्ट्राइक्स को शुरू कर दिया, तो फिर हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश वांटेड टू कंटेन द नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी ना हो, कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ना हो। इस चीज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। अब ये एक्ट 1915 में पास हुआ और कहा गया कि यह एक्ट जब तक वर्ल्ड वार है तब तक चलेगा। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1918 में, उसके बाद भी ये एक्ट 6 महीने तक इंडिया में चलता रहा। लेकिन अब ब्रिटिश वालों को लगा अब क्या करें, अब तो एक्ट हटाना है। जो ही हम एक्ट हटाएंगे यहाँ के हालात ख़राब हो जाएंगे, यहाँ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो हैं, फ्रीडम फाइटर जो हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे हमारे खिलाफ। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये लोग कोई भी बात करने से पहले ही उस बात को ताकि ये लोग कोई भी बात करें उससे पहले ही हम इस बात को दबाएं, ताकि इनको कोई मौका ना दिया जाए। इसके लिए हम क्या करें? तो इनकी एक बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान कहा जाता है कि इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सटेंड किया जाए, इसको बढ़ाया जाए और इसको नया नाम दिया गया रौलाट एक्ट ऑफ 1919। क्या नाम दिया गया? रौलाट एक्ट ऑफ 1919। रौलाट एक्ट ऑफ 1919 क्या था? दिस एक्ट empower or authorized the government to imprison any person for a period of 2 years without any trial suspected for terrorism। ठीक बच्चों, इस एक्ट में ये कहा गया कि इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना एम्पावर किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इतना एम्पावर किया कि आप किसी भी पर्सन को बगैर किसी ट्रायल से 2 साल के लिए कैद कर सकते हो। दिस एक्ट अथॉराइज्ड द गवर्नमेंट। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतना पावरफुल किया, इतना एम्पावर किया टू इम्प्रिजन एनी पर्सन। वो किसी भी आदमी को कैद खाने में बंद कर सकते थे, जेल में बंद कर सकते थे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए, विदाउट एनी ट्रायल, बगैर किसी मुकदमे के आप 2 साल तक किसी भी आदमी को बंद कर सकते। अब ये कौन आदमी थे और इनको क्यों बंद किया जाता? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि अब हमारी हालत जो है वो ख़राब होने वाली है। यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो दोबारा स्टार्ट होगी। अब हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें इंडियन को कैसे सप्रेस करना है, कैसे दबाना है। उन्होंने इस एक्ट को पास किया। एक्ट में ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसको ये पावर दिए गए कि आप किसी भी पर्सन को शक की बुनियाद पर आप 2 साल के लिए उसको कैद कर सकते हो और बगैर किसी ट्रायल की। देखो, अगर हमारा कोई भी आदमी गिरफ्तार हो जाता है, किसी भी जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर वो
प्रूव कर सके कि ये आदमी गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, इसने कुछ जुर्म किया है नहीं किया है, ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रूव करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि 2 साल तक उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल, कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, इस एक्ट में ये कहा गया। दूसरा, इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च ए प्लेस विदाउट एनी वारंट। पुलिस को ये पावर दिए गए, ये इख्तियार दिए गए कि आप किसी भी जगह की सर्च करो, जो आपको लगे कि ये जगह जो है ये ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो बगैर किसी वारंट के आप उस जगह को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जितने भी थे, जो यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस वक्त टॉप मोस्ट जो यहाँ पर पार्टी थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे थी, तो उन्होंने इसको क्या कहा, ब्लैक लेजिस्लेशन। भाई ये एक अंधा कानून है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दबाने के लिए लाया है। तो रिवॉल्ट एक्ट 1919 में पास हुआ। इस एक्ट में ब्रिटिश ऑफिशियल को एम्पावर किया गया कि आप किसी भी पर्सन को शक की बुनियाद पर 2 साल के लिए बगैर किसी ट्रायल के बंद कर सकते हो। ये था बच्चों रिवॉल्ट एक्ट, जो इंडियन को दबाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। थैंक यू।